ये भी बताते हैं कब आ रहे हैं दोनों। जब आप दोनों अपने आमना से फोन करते हैं। डन। अरे फिर ट्विस्ट आना चाहिए ना यार, छोड़ो स्क्रिप्ट, कॉल करें कॉल करें कॉल करूँ कॉल करें कॉल करें। क्योंकि लोग ये कहते थे कि ये तो क्या करेगा, ये तो लड़कियों जैसे क्या करेगा, काम कुछ करेगा। मुझे ये बताएं कि आप एक्टिंग में तो आ गए और आप वुमेन्स के, खवातीन के कैरेक्टर इतने अच्छे कैसे निभा रहे हैं, मतलब वही आपको मिल भी रहा है। मुझे और लगता है कि कोई मुझे मत तस्लीम ही नहीं करता। लोग मुझे, मैं अपने सैलून से तैयार होके आता था फुल गेटअप करके, आप जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैं वैसे ही गेटअप करके मैं आ रहा होता था। तो मैं देखता था कि एक आदमी ना मुझे बहुत गंदी नजर से देख वो मुझे ऊपर से नीचे तक मैं जायजा लगाता। तो मैंने डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा आतिफ भाई जब ये आदमी मुझे देखता है ना, मैं तो चाहता है मैं फौरन दुपट्टा इतनी बुरी नजर से मुझे। अच्छा, उस आदमी को नहीं पता कि अंदर मर्द है। हाँ, उसको ही पता ही नहीं था। उसको लगता था कि औरत है जो आई है। ड्रामाज भी कोई 6 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद एक ब्लॉकबस्टर आ जाता है, उसके अलावा सब एवरेज पे चल रहा है। देखना क्या चाह रही है आवाम को क्या चाहिए। फिर यूट्यूबर्स अगर कंटेंट बनाते हैं वो भी बुरा लगता है। बहुत बेहतरीन बात आपने बताई कि आप मुर्दों को गुस्ल भी देते हैं। तो मैं एक गज़ल आपको सुनाता हूँ, वो इंडियन गज़ल है शायद, और वो बहुत अच्छी है। और उसके बोल थे, तुमने चुप रहे के सितम और भी ढाया मुझ पर, तुमने चुप रहे के सितम और भी ढाया मुझ पर, तुमसे अच्छे हैं मेरे हाल पे हंसने वाले। अस्सलाम वालेकुम जवानों, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज तो एक्साइटमेंट लेवल ही अलग है। वो क्यों अलग है वो तुम लोग जान चुके होगे। तुम लोगों ने थंबनेल भी देखा, टाइटल भी पढ़ा, और फाइनली तुम लोगों ने क्लिक कर लिया और पॉडकास्ट में आ गए हो। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, आई स्वेयर टू गॉड, मैं गारंटी कर सकता हूं तुम लोगों को, अगर तुम लोग ये 1 घंटा 50 मिनट या 1 घंटा प्लस ये पॉडकास्ट पूरा देखते हो, तो भाई इस बात का तुमसे वादा कर रहा है कि तुम्हारा ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। तुम लोग एंजॉय करोगे। आज इतनी मज़ेदार पर्सनैलिटी आई है ना हमारे पास, इतनी बेहतरीन शख्सियत है कि मुझे ऑफ कैमरा इतनी सारी बातें करने को मिली और बहुत मज़ा मैंने किया। तो ये वाला मज़ा मैं तुम तक भी पहुंचाऊंगा, डोंट वरी। प्रोग्राम को बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं मिस्टर वकार हुसैन। अस्सलामुअलैकुम। तालियां, आज तालियां बजेंगी। आप अपने लिए बजाएं प्लीज। क्या बात है वकार भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़बरदस्त। मैं एक छोटा सा किस्सा ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि वकार भाई मुझ तक कैसे आए, मैं वकार भाई तक कैसे आया। इतना प्यार देने वाला आदमी, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, इतनी शफकत दिखाने वाला आदमी। हमारी इंस्टाग्राम पे सलाम दुआ हुई और मैंने फ़ौरन, वो लालची होस्ट बनते हुए मैंने फ़ौरन कह दिया वकार भाई प्लीज़ पॉडकास्ट में आए। वकार भाई ने कहा कोई मसला नहीं, जब तुम कहो। फिर वकार भाई बीच में ज़रा ज़ियारतों पे गए हुए थे, वो मसरूफियात थी। उसके बाद मैंने अगेन रिक्वेस्ट भेजी। वकार भाई जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह हमें, हमसे प्यार करते हुए, शफकत फरमाते हुए सीधा पॉडकास्ट में आ गए। सर थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मुझे खुद बहुत मजा आता है तुम्हारे पॉडकास्ट देख के, और खास तौर पर कि तुम्हारे कलाम होते हैं तुम सुन रहे होते। जब मैंने तुम्हें ईरान से मैसेज किया था बिल्कुल कि मैं वो सुन रहा था, वहाँ हमारे कलाम वो इतने अच्छे लग रहे थे मुझे कि वहाँ हम बैठे होते हैं तो आपको बस सिर्फ और कुछ नहीं होता सिवाय दुआओं के और चीज़ों के। तो वो स्पिरिचुअली चीज़ें तुम्हारी इतनी आवाज़ इतनी कनेक्ट करती है कि मैं चाहता हूँ कि वो कलाम लाइव भी तुमसे सुनूं। मैं ज़रूर सुनाऊंगा। वो इतना मज़े का कलाम था। तो जब तुमने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने कहा ये तो ना तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मुझे लगता है कि जिस तरह के पॉडकास्ट आप करते हो उसमें कोई क्यों नहीं आना चाहेगा। इतने अच्छे पॉडकास्ट। थैंक यू, बिग रिस्पेक्ट। मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात ये थी कि जिस मकाम पर आप उस वक्त मौजूद थे, ज़ियारतों पे जब आप गए, और वहाँ पर अल्लाह ने क्यों ही मेरा नाम आपके गुमान में डाला, अल्लाह ने क्यों ही आपकी ज़बान से उस पाक ज़मीन पर क्यों ही आपकी ज़बान से मेरे लिए वो दुआई कलमात अल्लाह पाक ने अदा करवाए। मैं इस काबिल नहीं हूँ, यकीनन नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा अल्लाह ये सारे एजाज़ दिलवा रहा है तो मेरे लिए ये एक बहुत अलग फील थी। आप यकीन करें, मैं उस वक्त नींद में था जब आपका वो वीडियो मैसेज मुझे मौसूल हुआ। मैं खुश हो गया, मैं इतना शुक्र किया मैंने अल्लाह का। मैं कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। होता है जब हम कभी ज़ियारतों पे जाते हैं ना,
तो मैं तो ज़ियारतों पे जब जा रहा होता हूँ तो मैं बहुत कम, अब तो ये मेरी जो सोशल मीडिया टीम है वो इतना मुझे पंच करती है ना कि ब्लॉग बनाना है, ये करना है, वो करना है। मैं भी चाहता हूँ ज़रा तुम लोग है ना वो सीन कटा के बटरों में शामिल हो जाओ, ज़रा चीज़ें करूँ। लेकिन मैं वहाँ जब वैसे मैं नॉर्मली नहीं बनाता था पिक्चर्स और चीज़ें, तो वहाँ पर ना बैठे-बैठे आपको अचानक ऐसे लोग याद आते हैं जिनका आपसे कोई रब्त ही नहीं होता। ओहो जैसे मैं जब भी जाता हूँ ज़ियारतों पे 3-4 लोग, जैसे मदिया नकवी जो है होस्ट है समा की, वो मुझे हमेशा याद आती है। और एक गुल आपा हैं जो आसिम ज़र की अम्मी हैं, वो मुझे हमेशा याद आती हैं। मोहसिन अब्बास हैदर, उसकी भी मैं हमेशा, ये क्या बात। अचानक आए तो मैंने इनको कॉल की वहाँ से। जैसे रेशम, हम्म। फिल्म स्टार नूर, रेशम, इनसे मेरा बहुत प्यार है। इनसे मेरी इतनी यादें वाबस्ता हैं। इन लोगों ने मेरा, जिसे कहते हैं ना सच मानों में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर माँओं की तरह जो ख्याल रखने वाली एक्ट्रेसेस थी ना, वो यही थी। हाय क्या तो बात। ये हमेशा मुझे याद रहती है। तो अचानक इस दफ़ा जब मैं बीबी मासूमा क़ुम के रोज़े पे था, तो मैं स्क्रॉल करके ना सुन रहा था कलाम तो तुम्हारा कलाम है। मैंने हाय कहा यार, इसने तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैं इससे कनेक्टेड हूँ, क्या मैंने बात। फ़ौरन वीडियो भेजी। क्या मैंने बात। कहा इस वक़्त मैं तुम्हारा कलाम यहाँ बैठ के सुन रहा हूँ, वो इतना, वैसे शायद हम सुनते हैं तो वो अच्छा, तो यू हैव अमेजिंग वॉइस, मगर जब मैं वहाँ सुन रहा था ना तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने 3-4 दफ़ा वो सुना। और जो तुम पढ़ते हो ना वादहु ला शरीका, वो हाँ इतना अच्छा लग रहा था सुन क्या के। बात है। मैं आपको सच बात बताऊं, आपने ये जिन अभी पर्सनैलिटीज़ के शख्सियात के नाम लिए हैं, ये बहुत बड़े नाम है जी। पाकिस्तान के नामवर। अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़तों में इजाफा फरमाए। मेरे लिए ये क्यों खुशकिस्मती ना हो कि उन नामों में आपको चलें, आप वीडियो देखते, आप सुनते कलाम, कलाम हाँ, का लुत्फ़, कलाम से लुत्फ़अंदोज़ होते और आप स्क्रॉल कर देते। हाँ। लेकिन आपने इतनी इम्पोर्टेंस दी, इतना प्यार दिखाया, अगेन बिग रिस्पेक्ट और थैंक यू हाँ, सो मच। ये बात अब मैं आपका जैसे हुक्म है कि वो कलाम आपने सुनना है, हाँ, तो मैं प्लीज़। ज़रूर आपको वो कलाम के 2 अशार सुना देता हूँ। अ, वो वही सुनेंगे, कर दो करम, वो तू तू वादा वादा शरीफ, उला शरीका। बहुत बहुत ही प्यारा अच्छा, कलाम। मैं आज क्रेडिट्स जो है ना क्लियरली देता चलूँ, ये बेसिकली नदीम कह रहा हूँ, उनका है यार। आई एम सो सॉरी, क्या नाम है उनका जिनका कलाम है ये, जिन्होंने नबील भाई, अच्छा, नबील शौकत, अच्छा, पाकिस्तान का वेरी टैलेंटेड नेम। अच्छा, ये नबील शौकत का कलाम है पढ़ा हुआ। ये मैंने सिर्फ, ये जिस सोफ़ा पर आप विराजमान हैं हाँ, यहीं पर मैं बैठा हुआ था, और अच्छा, हमने आफ्टर रिकॉर्डिंग मैंने ज़ुबैर भाई से कहा वो कैमरा ऑन करें, ये क्लिप रिकॉर्ड करते हैं, मैं अपलोड करता हूँ। रमज़ान चल रहे हैं, मज़ा आएगा। रमज़ान नहीं, शब मेराज। अच्छा, अच्छा, अब ये इत्तफाकन रिकॉर्ड हो गया और इसमें वो मेराज शरीफ का जिक्र भी आ गया, तो ये हाँ। एक सेंसेशन बन गया। ये क्लिप इतना वो वायरल हो नहीं, वो गया। तुमने मैं एक बात बताऊँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है शुएब कि आप कुछ ऐसे ही कर देते हैं और आपको लगता है कि ये तो ओके, इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल फॉर मी, बिल्कुल। बट वो बहुत स्पेशल होता है लोगों के लिए। वो हम्म। जिस तरह तुम पढ़ते हो या जिस अकीदत से तुम पढ़ते हो, वो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे सारे कलाम अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कि खास करंट है, आई डोंट नो इसमें जब तुम्हारी आवाज़, वैसे मैंने और वॉइसेस में भी सुना हुआ है, लेकिन तुम्हारी वॉइस में बहुत स्पेशल लगता है। थैंक यू सो मच। मैं अब पढ़ता हूँ इसको, और आप अगेन अब लाइव सुन के आप लुत्फ अंदोज बिल्कुल, होइएगा। बिल्कुल। कर दो करम मौला, कर दो करम, हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। बिखरे हुए शर्म सार है हम, रहमत के तलबगार है हम। वास्ता अली का मौला, रख लो भरम। कर दो करम मौला, कर दो करम, हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। तू वहदाहु ला शरीका लहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू रहीम है, तू करीम है, रहमान है, तू रहीम है। आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया। आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। भेज के मिस्र में यूसुफ को, शहनशाह मिस्र बनाया। यूनुस को पेट में मछली के, आयते करीमा पढ़वाया। तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया। मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया। आखिर में मेरे आका को, आखिर में मेरे आका को महराज पे बुलाया। दीदार है कराया, महराज पे बुलाया। दीदार है कराया, महराज पे बुलाया। या रब्बे मुस्तफ़ा, हाँ,
या रब्बे मुर्तजा कर दो करम। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत जज़ाकल्लाह, जबरदस्त। जज़ाकल्लाह। तुम्हारी इतनी प्यारी वॉइस है, तुम गाने क्यों नहीं गाते हो? गाने इस पॉडकास्ट के आखिर में तुमसे एक गजल भी जरूर सुनूंगा। डन डन हो गया, ठीक है? गजल मैं आपको जरूर डन। सुनाऊंगा। मुझे लगता है तुम्हारी आवाज में गजल बहुत प्यारी लगेगी, जितनी बेस है तुम्हारी आवाज में, हाँ हाँ, तुम्हें जरूर गाना भी चाहिए। मैं इंशाल्लाह जरूर आपको जो है यार ये अब इसको ना पकड़ लेना, इंशाल्लाह गजल सुनाऊंगा, या जुमला भी पढ़ लेना नहीं इन्होंने। देखिए, ये मैं तो आपको एक जिंदगी में जैसे खुशी गमी सब है, इसी तरह जिस तरह आप इज्जत से नात पढ़ते हैं बिल्कुल। और कसीदे हैं, आपके कलाम हैं, तो कभी कभी खुशी में आप कुछ वैसे भी तो गा सकते इतना हम ना बात पता है कहाँ खत्म होती है वकार भाई, हम इस चीज को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक जुमला देते हैं फिर चलते हैं आगे। हमारे लोगों के पास ना मार्जिन देने का नहीं है, हम किसी को मार्जिन नहीं देते हैं। हम कहते हैं क्यों, हम खुद मुनसिफ हैं, हम खुद जो है फैसला करने वाले हैं, हम खुद जज हैं, हम खुद वकील हैं, हम खुद पुलिस इंस्पेक्टर हैं, हम खुद आर्मी चीफ, हम सब कुछ खुद है। हाँ। तो जब हम सब कुछ खुद बनते हैं ना, तो वो चीज़ फिर हमारे हाँ, माशरे के थोड़ा लिए सा ये नुकसानदेह है, हो जाती है। exactly। खैर बात को आगे लेकर चलते हैं। वकार हुसैन, एक बच्चा, एक लड़का, उस वक्त में कैसी ज़िंदगी थी, किन मुश्किलात का सामना हुआ, और कैसे कैसे जुमले सुनने को मिलते थे जब आप सक्सेसफुल नहीं थे, जब आप आज जिस मकाम पर अल्लाह ताला ने आपको रखा है, आप इस मकाम पर उस वक्त नहीं थे, तो कैसी लगती थी ज़िंदगी और कितनी मुश्किल थी? मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट तुम्हें बताता हूँ चीज़ें। बचपन मेरा बहुत खूबसूरत था, मैं बहुत और मैं अपने मम्मा पापा का बहुत लाडला, स्पेशली जो है वो घर में बड़ा था, तो बड़ा मुझे प्यार से रखा था। मेरी 6 खालाएँ थीं, तो 6 खालाएँ, नानी, नाना, इन्होंने मुझे, इनके दरमियान में 10 मुहर्रम को पैदा हुआ। 10 मुहर्रम की रात 8 बजे अच्छा। शाम गरीबा आ रही थी, उस ओ वक्त हो। जो है तालिब जौहरी साहब पढ़ रहे थे, तब मैं पैदा हुआ। और जो है वो मेरी क्योंकि मेरी इतनी सारी खालाओं के बाद में एक लड़का पैदा हुआ था, तो बड़ा मुझे लोग बहुत समझे, बहुत प्रेशियस था सबके लिए, सब बहुत पैम्पर प्यार करके करते रखा बहुत। क्योंकि इतने पालने वाले थे ना, 6 खालाएं, नानी, नाना, अम्मी, बाबा, सारे लोग। तो मुझे बहुत प्यार, मेरा बचपन बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत बचपन था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होना शुरू हुआ तो लाजमत है, अच्छा, आई वॉज अ वेरी फेमिनिन चाइल्ड माई चाइल्डहुड, बिकॉज मैं हमेशा औरतों में ही, खालाओं में पला बड़ा था। तो और उन्होंने मुझे हमेशा ऑन किया, बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत मुझे ऐसा लगता था कि 6 खालाएँ हैं मेरी, मतलब 6 अम्मियाँ हैं मेरी, अम्मी को मिला के, कि सब मुझे माँओं की तरह ही रखती थी। तो जो है वो जब थोड़ा सा, फिर मैं एज अ फ्लाइट स्टीवर्ड मैंने अप्लाई किया, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हुई, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर जब मैं, मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लोग ये कहते थे कि ये तो क्या करेगा, ये तो लड़कियों जैसा क्या करेगा, काम कुछ करेगा। लेकिन ये कि मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट थी। फिर मुझे जो है वो, मैं गया डेप्लेक्स, मैंने ज्वाइन किया, डेप्लेक्स ज्वाइन किया। मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया कि उस वक्त एक एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करना हमारे लिए बहुत ज़रा मुश्किल होता था, माशरे में भी और मेरी फैमिली के अंदर भी। आई एम द फर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, आप प्लीज ये बता सकते हैं किस सन की बात कर रहे हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ सन 2000 के। ओके। तो उस वक्त मैंने जो है वो एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। वो होते होते फिर उन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में भेजा। फिल्म इंडस्ट्री में मैं ट्रेंड हुआ प्रॉपर, और फिर मैं वापस आया। इस तरह मेरी जर्नी चलती रही, और फिर मैंने अपना फ्रीलांस ठीक शुरू है, किया। ये तो आप अपना एक प्रोफेशन के हवाले से फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। सवाल एक ये भी बनता है कि फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर कैसे आ गए, कैसे एंट्री मिल गई? कोई पीछे भागना पड़ा, लाइनों में लगना नहीं, पड़ा, क्या बिल्कुल सीन्स नहीं, थे? बिल्कुल नहीं। और ये इतना एक्सीडेंटली था। मैं एक प्ले कर रहा था, एक हमारे बहुत बेहतरीन राइटर हैं फसी बारी खान, आई थिंक मुझे लगता है उनसे बेहतर राइटर कोई है ही नहीं, जिन्होंने खुद साहब की बेवा लिखा। और उनको जिन्होंने डायरेक्ट करते हैं मजहर मोइन साहब, वो भी बेहतरीन आदमी हैं, मतलब उनसे अच्छा डायरेक्टर भी कोई नहीं है। मतलब वो जिस तरह, वो मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के साथ में बहुत कंफर्टेबल काम करता हूँ, और वो मुझे बहुत ओन करते हैं। तो मैं उनको पहले ऐसे नहीं जानता था। तो एक उन्होंने एक टेलीफिल्म कर रहे थे, उसका नाम था सिरे घाट की फरजाना। ओके। उसमें मारिया वास्ती भी थी। तो सिरे घाट की फरजाना में एक कैरेक्टर था कि एक रेड लाइट एरिया की लड़की है, तो वो सिरे घाट इज़ अ रेड लाइट एरिया ऑफ हैदराबाद। तो उसमें था कि वो किस तरह रिएक्ट करेगी, कैसे। तो उसने कहा तू सेट पे आ जा ज़रा, मैं थोड़ा सा तुझे मुझे हेल्प कर देगा। तो मैं मारिया के साथ वो मस्ती, और मेरी मारिया से बहुत दोस्ती है, बहुत प्यार है। तो वो ही हरकतें करते हुए मुझे फंसी ने देख लिया। ओके। और बस उन्होंने कहा आप एक टेलीफिल्म करेंगे आप? मैंने कहा देखिए, मैंने कभी कोई ड्रामा तो किया नहीं, एक्ट्रेस के साथ हमेशा मैं रहा हूँ, तो लेकिन मैंने कभी कोई प्ले नहीं किया। लेकिन क्योंकि मुझे सब चीज़ों के बारे में पता था कि ये मास्टर, ये सोलो होता है, ये होता है, सब चीज़ें पता थी मुझे। तो जब मैंने वो टेलीफिल्म की, वो रौनक जहाँ का नफसियाती घराना के नाम से वो एक थी, उसमें यही कैरेक्टर से खुद साहब वाले, वो हिट हो गया।
उसके बाद फिर जो है वो ARY वालों ने उसको बिगेस्ट करके बड़ा सीरियल बनाया, जो कि उन्होंने कहा था कि 32 एपिसोड का होगा, लेकिन वो होते होते 300 प्लस पे चला गया। ब्लॉकबस्टर था वो तो। और पाकिस्तान की तारीख का पहला डार्क कॉमेडी प्ले था और अडल्ट प्ले था वो 10 बजे चलता था, लेकिन वो इतना पॉपुलर हो गया कि फिर वो प्राइम टाइम पे आ गया, क्योंकि वो पहले शुरू में 10 o'clock पे चलता था। तो उसमें जो है वो उन्होंने मुझे कहा, वकार अब तुमने जहाँ हिट हो गया तुमने इसमें करना है। मैंने कहा फंसी, आपको पता है मैं मेकअप भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। मजहर कहने लगा ये मेरा काम है, टेंशन नहीं लेने का, तुम्हें जब जाना होगा ना मैं तुम्हें भेज दूंगा। और इसमें बड़ी मजे की चीज बताता हूँ आपको, अगर आपने वो ड्रामा देखा उसमें मुझे सकता भी हो गया था, दिखाया कि मुझे 10 एपिसोड तक मैं सकते में हूँ, मैं पड़ा हुआ हूँ बस ऐसी ना। तो वो ऐसा हुआ था कि मैंने मजहर से बोला, मजहर मेरा 10 दिन का कमर्शियल आ रहा है एंड आई हैव टू गो, मुझे बैंकॉक जाना है, मुझे 10 दिन का कमर्शियल है, वो मैं नहीं छोड़ सकता। उसने कोई बात नहीं, तुम 2 दिन की शूटिंग कराओ, मैं तुम्हें सकते वाले सारे सीन कर दूंगा जो आगे तक चल जाएंगे। तो वो मुझे इस हद तक सपोर्ट करते थे। जबरदस्त। तो बस इस तरह एक्टिंग में। क्या बात है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, आप अगर मैं अब एक्टिंग की बात चूंकि चल रही, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक्टिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो हम सारे अभी रैप अप कर लें। मुझे ये बताएं कि आप एक्टिंग में तो आ गए और आप वुमेन्स के, खवातीन के कैरेक्टर इतने अच्छे कैसे निभा रहे हैं, मतलब वही आपको मिल भी रहा है। मुझे लगता है कि कोई मुझे मर्द तस्लीम ही नहीं करता लोग मुझे औरत ही देखना चाहते हैं। और मैंने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी किए, जैसे मैंने एक फालतू लड़की के अंदर एक मेंटल रिटार्डेड आदमी का कैरेक्टर किया था, जिसकी ड्यूअल पर्सनालिटीज होती हैं, लोगों को इतना समझ नहीं आया। मैंने मिट्ठू आपा किया था, उसके अंदर में एक एबनॉर्मल बच्चा था, मतलब इस बॉडी का एक 2 साल का बच्चा, तो वो कैरेक्टर किया था, वो अच्छा लगा लोगों को, लेकिन इतना हिट नहीं। लेकिन मुझे लगता है जहां मैं एक औरत बनता हूँ ना, वहां लोगों में पसंद आता है, और वो अच्छा लगता है। अच्छा, और मुझे स्माइल तारा साहब हैं, स्माइल तारा साहब हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं, वो मुझे मिले एक दिन और मुझे कहते हैं कि आपको उन्होंने इतनी इस तरह बोला कि मैं एकदम शर्मिंदा हो गया। उन्होंने कहा आप पता नहीं मुझे जानते ही नहीं जानते, लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कहा सर आपको कौन नहीं जानता। कहने लगा कि कभी उन्होंने बड़ी प्यारी उन्होंने बात बोली। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लोग कहते हैं ना कि तुम ये औरत वाला कैरेक्टर क्यों या फेमिनिन कैरेक्टर मत करो, कुछ और ट्राई करो, कहने पाकिस्तान में तुमसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता, तो आप कभी इस चीज के लिए मत सोचना, अगर कोई कैरेक्टर हो तो करना। तो मजहर ने भी मुझे ये बात बोली, मजहर ने कहा वकार लोगों को पसंद हो तुम एज अ वदूद, तो तुम क्यों नहीं करते हो। और शेब अगर मैं आपको बताने बैठूं ना वदूद के किस्से, तो अगर आपके पॉडकास्ट में 4 पॉडकास्ट निकल सकते हैं। मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, कैंसर पेशेंट, मेरे पास मेरे एक दोस्त है, उसके कजन हैं बाहर होते हैं जो पैरालाइज हैं, उनके लिए वो टीवी मुस्तकिल चलता रहता है जिसमें खुदूस साहब की बेवा चलता ही रहता है। मेरे पास से खातून आई मेरे मैनेजर को बोलते हुए कि मुझे चित्राल से आना है मिलने के लिए। वो आई मेरे पास और वो देख रही होंगी यकीन पॉडकास्ट पर, तो वो मेरे लिए इतना सामान लेकर आई और वो इतने प्यार से वो मुझे मिली कि नहीं कि मैंने अपनी सारी बीमारी तुम्हारी ये चीज़ें देख देख के खत्म की। तो पता नहीं लोगों ने वदूद लोगों के दिल में इतना बैठा हुआ है कि वो आज 14 साल हो गए वदूद के ड्रामे को, लेकिन आज भी ईद शुरू हो क्लिप आ जाता है, रमजान शुरू हो क्लिप आ जाता है। क्या बात है, अल्लाह की बस वही वाली बात है, अल्लाह का इज्जत दे रहे हैं तो फौरन से मेट भाई। बेशक। और अब मजे की बात ये कि आप ये देखें कि जिस काम को लोग अच्छा नहीं समझते, उस काम से अल्लाह ने कितना काम आपके हाथ से ले लिया कि कितने लोग जो बीमारी में मुब्तला थे वो देख रहे हैं, वो एंटरटेन हो रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं, उनको मूड्स चेंज हो रहे हैं। मेरी माँ इतनी खुश होती है, मम्मी को इतने लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हम अगर हम वो होते हैं, बोर होते हैं या हमारी जिंदगी में कोई भी टेंशन होती है ना, तो मैं खुद साहब की बेवा लगाता हूँ। इमरान अब्बास मुझे मिला, इमरान ने कहा वकार मैं तो बस वही लगा लेता हूँ। मेरा दोस्त है वाजिद, वो कहता है जब मैं बोर होता ना, जब मुझे लगता है जिंदगी खत्म हो रही, मैं तुम्हारा ड्रामा लगाता हूँ। तो इतने अच्छे रिव्यूज अपनों के इतने मिल जाते हैं। और मुझे शायद पाकिस्तान के अंदर हमें कोई अवार्ड नहीं मिला आज तक, ना मुझे ना हिना को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन जो हमें अवार्ड मिला है वो सब ये कि हमें चलता फिरता आदमी, इवन अगर मैं पाकिस्तान के किसी भी कोने में चला जाऊं, एवरीबडी नोज। मैं अमेरिका गया, मुझे लगा मैंने कहा हिना अमेरिका में हमें कौन पहचानेगा, ये एवरीबडी नोज। वो एक सर नहीं देंदे अवार्ड्स, ना देन सानू नहीं चाहिए, साडे कोलो रिवॉर्ड्स काफी ने जेडे अल्लाह ने दिए अल्लाह की तरफ। अच्छा, एक बड़ा मजे का किस्सा आप सुना रहे थे कि जब आप एक खातून का कैरेक्टर कर रहे थे, तो एक बंदे का क्या सीन था वो बताया। मैं एक फिल्म कर रहा था, पीछे तो देखो, इट्स अ हॉरर पिक्चर जो रिलीज हुई, लेकिन वो कुछ कंट्रोवर्सी का शिकार हुई, वो नहीं चल पाई ज़्यादा, मतलब वो उतार दी गई क्योंकि वो कुछ सैनमास के मसले चल रहे थे। तो उसके अंदर मैं एक ऐसा ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले कर रहा था जो 70s का था। तो वो बिल्कुल तवाइफों की तरह होते थे, लाइक फुल। अच्छा, इस कैरेक्टर की कोई पिक्चर है? हाँ, पिक्चर आप मुझे दे दीजिएगा, मैं स्क्रीन पे चलवा दूंगा। बिल्कुल।
तो वो जो है वो काफ़ी, और वो बड़ा क्लासी सा है, और वो उसके लंबे बाल हैं, शलवार कमीज पहनता है, बड़े बड़े दुपट्टे पहनता है। और पहले ज़माने में ना ट्रेंड करते थे इसी तरह के लोग घर की बच्चियों को, चीज़ों को, तुमको दिखाया जाता है कि उठना बैठना, तमीज़ तहजीब कैसे। तो वो दिखाया कि केयर टेकर होता है और वो दो लड़कियों को पाल रहा होता है, और उन दोनों के दरमियान कुछ होता है, वो दोनों मार देती हैं और लाइक भूत बन जाती हैं, तो वो खुद भी मर जाता है, भूत बन जाता है। तो वो मैं अपने सैलून से तैयार होके आता था, फुल गेटअप करके, आप जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैं वैसे ही गेटअप करके मैं आ रहा होता था। तो मैं देखता था कि एक आदमी ना मुझे बहुत गंदी नजर से देख रहा था। वो मुझे ऊपर से नीचे तक मैं जायजा लगाता। तो मैं अपने डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा आतिफ भाई, जब ये आदमी मुझे देखता है ना, मेरे दिल चाहता है मैं फौरन दुपट्टा हालांकि वो इतनी बुरी नजर से मुझे अच्छा, उस देखता है। आदमी को नहीं पता कि अंदर मर्द है। हाँ, उसको ही पता ही नहीं था। हाँ। उसको लगता था कि औरत है जो हाँ। आई है। तो फिर जो है वो जब वो पूरा कैरेक्टर मैंने किया, कंप्लीट किया, तो वहां पर एक लम्हा आया जब मुझे उसमें हॉरर होना था। ओके। दिखाया कि मैं मर जाता हूँ, मैं भूत बन जाता हूँ, मेरे मुंह पे गेटअप होना था। तो जो हमारे फयाज भाई हैं गेटअप वाले, उन्होंने गेटअप करना था। उन्होंने कहा वकार अब ये तुम विग उतार दो ताकि मैं इजीली ऊपर सब कुछ कर सकूं। तो मैंने अपनी जब वो विग उतारी ना, तो वो बिलबिला गए। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। मैं फिर उनके पास गया, मैंने कहा देखें आप हमारे इतने दिनों से किसी गलत लड्डू फूट रहे थे आपके दिल में। तो हम लोग इतना हंसते थे और पूरा सेट मजे लेता था ओए उनकी इस होए चीज का। होए होए होए, क्या बात है यार। ये जो वो बेचारे का दिल तोड़ा ना आपने मेरे यार, वकार नहीं, भाई। मैंने आंख में कहा, मैं कहा आप गले लग जाए, आ जाए मेरे पास, आपको थोड़ा सुकून मिल हाँ, मैं जाएगा। तेनू गल ना लाना। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। टीवी आपने काफी एंजॉय किया, और अभी हम जिक्र कर रहे थे लोड बेडिंग, और जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उन प्रोजेक्ट्स में सब आर्टिस्ट के काम आप ही करते हैं हाँ, मेकअप मेकअप के। मैंने जैसे नबील कुरैशी की जितनी फिल्में थी शुरू में, लोड बेडिंग, एक्टर इन लॉ और नामा नम अफराद 2, ये सारी मैंने उनके साथ की। फिर मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में शुरू में बहुत काम किया। मैंने स्टार्ट ही फिल्मों से किया था। अजब गुल की फिल्म थी क्यों तुमसे इतना प्यार है, वो मैंने स्टार्ट में सारी फिल्मों में ही मैंने काम किया। फिर बाद में मैंने की ड्रामों के मेकअप में, बहुत सिर्फ फहीम बर्नी के ड्रामास होते थे उसके में क्यों नहीं करते, कोई खास रीजन है? एक्चुअली क्या होता था कि जब हम फिल्मों में काम करते थे उसी वक्त मैं फहीम के ड्रामास कर रहा था। फहीम पाकिस्तान और इंडिया कोलैबोरेशन से ड्रामा होते थे दुबई में। ओके। तो वो सारे बड़ी बड़ी कास्ट के होते थे, तो वो हमने मेकअप करते थे। फिर जब मैं वापस कराची आया ना, तो यहाँ बड़ा डिफरेंस है पैसों में, एक ड्रामे के मेकअप में और एक कमर्शियल के मेकअप में। तो अगर मैं एक दिन अपना ड्रामे में दे रहा हूँ और एक दिन कमर्शियल में दे रहा हूँ, तो प्रोडक्ट वाइज भी बड़ा फर्क होता था उस जमाने में चीजों का। तो यहाँ जो अमाउंट मिलता, अगर मैं कमर्शियल कर रहा हूँ तो फिर मेरी वो वर्थ नहीं बनती थी। तो फिर मैंने कमर्शियल्स करना शुरू किए और फिल्म्स करना शुरू। ठीक हो गया। अच्छा, अभी टीवी इंडस्ट्री की तो बात चल रही है, एक्टर्स की बात चल रही है, सेलिब्रिटीज की बात चल रही है, साथ ही एक छोटी सी हम लोगों की भी इंडस्ट्री है, यूट्यूब इंडस्ट्री। बिल्कुल, और बहुत अच्छी इंडस्ट्री बन रही है। ओह फाइनली, थैंक गॉड। किसी सीनियर की तरफ से एक अच्छा जुमला, पहला ही बार अच्छा हुआ। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे बड़े बड़े नाम, पाकिस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार्स, इस बात में कोई शक नहीं है, वो सब हमारी सर आंखों पर, हर शख्सियत, मैं नाम लेकर भी कह सकता हूँ। पिछले दिनों कुछ छोटे मोटे मामलात हो गए यूट्यूबर्स के साथ। पहले वो फहद भाई का रजब से हो गया, फिर ये बुशरा आपा, वेरी सीनियर, मोस्ट रिस्पेक्टफुल, मैं दिल से बड़ी इज्जत करता हूँ इन सब की। बुशरा आपा भी बैठे बैठे प्रोग्राम में एक बात कर गई, उसका रिबटल फिर वो डकी ने दे दिया। हाँ, देखें आपने ये दोनों, देखा। आपकी क्या राय है इस पे, क्या इन बड़ों को इस तरह से कहना चाहिए? अच्छा देखिए, मैं आपको एक और भी बड़ी मजे की बात बताता हूँ। पहले तो मैं इस बात को इस तरह शुरू करता हूँ कि जैसे जैसे चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं चीज़ें, तो हम दुनिया के साथ साथ चलना है ना। पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, हम सिर्फ टेलीफोन पे बात करते थे। मोबाइल आया तो हम मोबाइलों पे काम करने लगे। फिर उसके बाद जी आ गया फेसबुक, हमने फेसबुक पे अपनी आईडीज़ बनाना शुरू कर दी। फिर आ गया इंस्टाग्राम, फिर आ गया व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब। अब जो यूट्यूब पहले हम होता था कि अगर किसी को अपना टैलेंट दिखा, टिकटॉक सबसे ज़्यादा टिकटॉक स्टार्ट हुआ था कि अगर आप, कितने सारे टिकटॉक स्टार्स हैं जो आज माशाल्लाह से आप देखें, दनानीर है और बिल्कुल दनानीर का तो एक छोटा सा क्लिप ही माशाल्लाह कितना वायरल हुआ। आज आयशा एज ए स्टार, हानी एज ए स्टार, ये सब डम स्मैश जो आते थे, सब में काम करते थे। तो मुझे लगता है ये मीडियम है, इसका किसी जॉनरा से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो सीनियर एक्टर्स हैं, आई थिंक अब बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि अपना यूट्यूब चैनल्स भी रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। बहुत सारे एंकर्स भी हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और मैं जो कंट्रोवर्सी बनी थी, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, फहद भाई ना मेरी, समझे अगर कोई ज़िंदगी में कोई शहजादा है ना, मेरी ज़िंदगी में कोई, मैं कहता हूँ कि शहजादे जैसा आदमी है ना, तो वो फहद मुस्तफ़ा है। क्या बात है। हो सकता है कि फहद ने इस तरह वो बात नहीं की जिस तरह वो रंग दे दी गई। ओके। ठीक है,
बुशरा नहीं, आपा लेकिन ने ना जो- मैं साथ के साथ बताता चलूँ, फहद भाई ने क्लियरली कहा है, अगर आप कहते हैं मैं आपको क्लिप निकाल के दिखा देता हूँ, फहद भाई वॉज क्लियरली सेइंग के यार क्या यार सब अपनी फैमिलियाँ दिखा रहे हैं, और इससे आगे के मुझे उनके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता है, इसलिए मैं हाँ। कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने वर्ड्स जो मुझे याद हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो बड़ा कैजुअली ना उन्होंने आराम से कह दिया कि सब फैमिली बेच Family। रहे हैं, इज नॉट अ छोटा जुमला ना, छोटा जुमला, कोई लेकिन भी वही ऑफेंड चीज़ है हो कि सकता है। जैसे मैं अगर बता रहा हूँ ना, पर्सनली मैं इन दोनों को जानता हूँ और मुझे पता है ये दोनों कभी भी, इन लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बेशक। ठीक है। आई डोंट नो ये कंट्रोवर्सी क्यों बनी आप ये चीज़, फहद भाई लेकिन को इस जुमले पे क्या कहना चाहेंगे? फहद भाई के साथ चूंकि आपने बहुत ज्यादा काम फहद किया है। भाई का तो मैं आपको बसन लोग नहीं इस बात पे बिलीव शायद ना करें, क्योंकि वो जैसे आपने कहा कि उन्होंने ये जुमला बोला, फहद भाई को मैं इतना करीब से जानता हूँ ना कि वो आदमी किसी की ना, कब मैंने इतने सालों काम किए, मुझे शायद फहद के साथ काम करते हुए, फहद भाई के साथ काम करते हुए मुझे 10-15 साल हो गए। मैंने आज तक किसी भी इंसान के साथ उनको बुरा सलूक करते नहीं देखा, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना माफ कभी करे, कोई हम बुरी बात करते देखा, हरगिज ना कभी कुछ तंज ताना करते देखा। ये जब आया तो मेरे लिए भी थोड़ा सा वो था कि शॉकिंग था। हाँ, कि क्यों हो सकता है कि फहद भाई ने उस रंग में ना कही हो बात, लेकिन ऑफ कोर्स आप आजकल तो पता है इतनी सी बात भी लेकिन controversy देखें, बनती है। आप देखें, मेरी बात सुने, एक क्लियर सी बात है, सामने नजर आ रही है हाँ कि फहद भाई ने ये जुमला अदा किया। हाँ, आप इस बात पर फहद भाई को क्या मशवरा देंगे, या उनको क्या जवाब देंगे, या उनके लिए क्या कहेंगे, इस बात से परे होकर के रंग तो दिया या क्या ऐसे या वैसे, जो देखिए, डायरेक्टली जवाब है वो। डायरेक्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो हमारे अब जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं, अब एक्टर्स भी इस तरफ आ रहे हैं यूट्यूब, मैं आपके सामने मिसाल हूँ, फहद भाई को क्या मैं कहेंगे? फहद भाई को भी पहले ये उसी पे बताएं। उसी पे आ रहा हूँ ओके। कि मैं भी एज एन एक्टर अब यूट्यूब चैनल अपना चला रहा हूँ ना, तो फहद भाई हैं या बुशरा आपा हैं, जो भी हैं, वो सब अपने अपना चैनल्स रन कर रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी के बारे में किसी को कुछ राय देने का हक है। और आजकल सब जैसे अब यूट्यूब का कितना आसान है ना, आप चैनल बना रहे हैं, अपने चैनल जो आपके दिल में वो आप दिखा रहे हैं, तो फाइन। मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े को किसी छोटे को इस चीज़ के लिए कहना चाहिए कि मतलब करो या फहद करो। भाई ने जो कहा वो उनको नहीं कहना चाहिए, सही आप कह रहे मैं हैं। यही तो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं बड़ा पजल हो सकता हूँ कि फहद के लिए तो मैं इतना मेरा चहीता है कि मैं अगर वो गलत भी कहेगा तो मैं कहूँगा आए, कि क्या बात है, मोहब्बत तो फिर ऐसी होनी भाई, चाहिए ना। फहद और बुशरा आपा से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, लेकिन फहद और बुशरा आपा मेरे दिल के इतने करीब हैं कि यहाँ मैं थोड़ा सा जरा बायस हो जाऊंगा, मैं कहूंगा, हाय। इन्होंने गलत भी कहा तो चलो सही है। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला फहद भाई को, बुशरा आपा को और डकी को, रजब को, हमें सबको सलामत रखे। भाई और रजब ने तो कमाल ही कर दिया ना, आहा। मतलब मैंने कहा मुझे भी सिखा दो जरा, मैं तो फोन किया, मैंने कहा मुझे भी सिखाओ यार, ये कैसे सब रजब से चीजें मिले हैं। आप? जी, मैं रजब कैसी से मिला, शख्सियत बहुत पाई है? अच्छा इंसान, बहुत प्यारा, बहुत स्वीट है। पता नहीं क्या हो रहा है, 6 साल बेचारे साथ सब गड़बड़ ही हो रही है। गलतियां कर रहा है, गलतियां कर रहा है, काफी हद तक कर रहा है, लेकिन उसको चाहिए कि वो गलती। इंसान इतना प्यारा है, उसकी इतनी मजे की पॉडकास्ट होती थी, और वो जो व्लॉग्स वो बनाता है, अपने पॉडकास्ट ही व्लॉग करता था, वो इतने मजे के व्लॉग करता था। मैं उसको उस वक्त, मैंने फर्स्ट टाइम जब वो अपनी अम्मी के साथ उसने व्लॉग बनाया था और किसी गाने पे उसने बनाया था, तो उसकी अदा इतनी क्यूट थी, तो मुझे था कि यार ये एक्टिंग क्यों नहीं करता। नहीं, इतना एक्टिंग अच्छा है। करता फिर था वो। मुझे बाद में हाँ। पता चला कि इससे पहले एक्टिंग भी की हुई थी। तो एक्टर तो पूरा है। हाँ, इतना एक्टर अच्छा, पूरा इतना है प्यारा वो। इंसान है वो। एंड आई लव जो उसके फ्रेंड्स हैं वो इतने क्यूट हैं, वो हैदर इतना क्यूट है, और वो हाँ। बाकी भी इतने अच्छे हैं। तो और उनकी जो दोस्ती है वो इतनी प्यारी केमिस्ट्री मुझे बहुत लगती है, मैं अच्छी है बहुत आपस। अप्रिशिएट करता हूँ उन चीजों को। बिल्कुल, बाकी जिन मुश्किलात में वो है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी मैं करे। तो कहता हूँ कि और फजूल चीजों में पड़े ही नहीं, अपनी ना, चीजें एंजॉय करे, अपना उसका कंटेंट इतना अच्छा है, इतना एंटरटेनिंग है, वो अपना सिर्फ कंटेंट उसको ही बनाए। बिल्कुल आपने बस। 100% अच्छा मशवरा दिया। इस वक्त में रजब को चाहिए कि माफी तलाफी जो भी हुआ सब हाँ। हो गया, खत्म हो गया, जीरो करे, नए हाँ। सिरे से आए, कॉमेडी दे, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट Exactly, दे, और लोग उससे हेल्दी प्यार चीज करते हैं, करे। और लोग, अब पता है, लोग हमारी जिंदगी में इतने दुख हैं, हम नहीं देखना चाहते अब इतनी कंट्रोवर्सीज, हम देखना बिल्कुल। चाहते हैं प्यार, हाँ, खुशी, हंसी हंसाओ मजाक। हमें। जब हम अभी खाना खाते वक्त अगर हम उसका व्लॉग लगाए, हमें तो मजा आती थी, और बात हो इतनी चवल हरकतें कर जाता है, इतने मजे की लगती है हाँ। उसकी, और खासतौर पे उसकी जो बॉन्डिंग उसकी पेरेंट्स के साथ है, वो इतने मजे की लगती हैं। तो आई थिंक यही करना चाहिए, वो छोड़ दें इन चीजों को, जो भी लोग कह रहे हैं हाँ। चीजें, बस अपना अगर माफी तलाफी भी हो गया, और तो एक मुझे common पता भी नहीं sense कि भी- बहुत सारी चीजें मैंने देखी भी नहीं, कि अब मुझे लगता है कि वो बहुत सारी चीजें हाँ। एक्सट्रीम लेवल पे कर हाँ। गया, उसे नहीं पता चला है, बहुत से अच्छा। लोगों की दिलादारी कर गया, बहुत ऐसी बातें कर गया है, बहुत सारे ऐसे जुमले कह गया है जो शायद एक छोटा बच्चा भी कभी ना कहे। वो हाँ। इस अनजानेपन में या नहीं करना जानबूझ के चाहिए, जैसे हाँ। भी कहा, वो उसका अल्लाह का मामला है, और दिलादारी तो हुई है जो बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा माफी मांग रहा है ना, अल्लाह से भी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, तो फिर हमें चाहिए कि उसको मौका दें, और उस शख्स को भी चाहिए कि वो अपने आप को ठीक करे। हाँ, और बस उसको इतने प्यारे प्यारे व्लॉग बनाता है, वैसी व्लॉग बनाया हाँ, बस। तो सब बात को और आगे लेकर चलते हैं। हाँ। यूट्यूबर्स वर्सेस
टीवी एक्टर्स ये एक ऐसा अब सॉरी फॉर दिस वर्ड कि ये घिसा पिटा इसलिए टॉपिक हो गया है क्योंकि हर जगह पर यही डिस्कशंस हैं, हर जगह पर नहीं करना चाहिए। देखिए ना, मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं भी आया आपके पास इसलिए कि ये तो एक नया मीडियम है। अब बल्कि मैं तो चाहता हूँ जो हम एज एन एक्टर हम आपसे सीखें कि YouTube में क्या करना चाहिए, कैसी वीडियोस बनानी चाहिए, किस तरह व्लॉग। मेरी जो सोशल मीडिया टीम है उसने कहा, भी मैं ईरान गया, उसने कहा भाई सर आपने व्लॉग बनाना है। मैंने कहा मुझे तो नहीं समझ आएगी मैं कैसे। उसने कहा सर आप ये कीजिएगा, 5 पे कीजिएगा, ऐसे रखिएगा, ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। तो मुझे मजा आया, मैंने इतना अच्छा व्लॉग बनाया। जब मैंने भी मेरा व्लॉग आने भी वाला है, मैंने उसको बताया कि देखिए मेरा पहला व्लॉग है, जरूर बताइएगा कब पब्लिक करेंगे आप? बस इंशाल्लाह इसी महीने में पब्लिक हो जाएगा। इस महीने पब्लिक होगा। पाजी मेरी गल सुनो, जो तुसी एक व्लॉग इस महीने में करेंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपको रेगुलर करना। मेरे जो चैनल का नाम है डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार, उसके अंदर मेरे बहुत सारे शेड्स हैं। तो हमने बड़े चीजें, जैसे मेकअप का भी मैं काम कर रहा हूँ, हम कुकिंग का भी काम करते हैं, हम चीजें, तो वो हमें बस डन हो गया। होपफुली आपका व्लॉग पहले आ जाएगा, हमारा ये पॉडकास्ट बाद में आएगा, तो आप मुझे लिंक शेयर कीजिएगा, मैं लिंक लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि लोग आपका वो व्लॉग देख सकें और मजीद सब्सक्राइबर्स आपको सब्सक्राइब करें और ताकि वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स एंजॉय करें और आपकी लाइफ को देखें। अच्छा मुझे ये बताएं वकार भाई, फिल्में पाकिस्तान की बहुत कोशिश की, बनाई, चली, फ्लॉप हो गई, इंडस्ट्री बैठ गई, सिनेमा में ताले लग गए और आज तक लगे हुए हैं, पाकिस्तानी काम नहीं हो रहा, बिक गए, खत्म हो गए, वो कारोबार ही बंद हो गए, नौकरियों से निकाल दिया। मैं भी एक सिनेमा में जॉब करता था तो मैं भी वहाँ से, मुझे भी छोड़ना पड़ गया जी, उन्होंने कहा हम कहाँ से सैलरीज देंगे वो। खैर ये सब खत्म। ड्रामाज भी कोई 6 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद एक ब्लॉकबस्टर आ जाता है, उसके अलावा सब एवरेज पे चल रहा है। देखना क्या चाह रही है आवाम को क्या चाहिए? फिर यूट्यूबर्स अगर कंटेंट बनाते हैं वो भी बुरा लगता है। देखिए यूट्यूबर जो कंटेंट बना रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। मैं तो बहुत उनके हक में हूँ, बहुत मजेदार कंटेंट। आपने भी अपना चैनल शुरू करना है, आप इस फेवर में जा रहे हैं। अच्छा दूसरा ये मैं बताऊंगा कि मैंने स्टार्ट फिल्म इंडस्ट्री से किया, तो फिल्म इंडस्ट्री का मैंने वो वाला टाइम भी देखा, फिर उसके बाद जब ये जीवा ये सब फिल्में, वो वाला टाइम भी देखा, फिर ये वाला टाइम भी देखा जब नबील कुरैशी ने अच्छी फिल्में बनाना शुरू की। लेकिन ये डायरेक्टर्स बेचारे क्या करें, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स पैसा लगाने को इतनी तैयार नहीं है क्योंकि उनको श्योर ही नहीं है ना। हम एक बड़ी फिल्म कैसे बनाएंगे, हमारे पास सिनेमा ही नहीं है। आप कितनी दफ़ा चला लेंगे सिनेमा पे, हमारे पास सिनेमा होंगे तो फिल्म जनरेट होगी ना। जितने सिनेमाज होते हैं उतने रेवेन्यू के हिसाब से आप चीज़ों को बढ़ाते हैं, हमारे यहाँ सिनेमाज ही नहीं है, लोग सिनेमा आने के आदी तो आपको नहीं लग रहा कि काम बन नहीं रहा, कंटेंट बन नहीं रहा, तो प्लेटफॉर्म तो ऑटोमेटिकली बंद होगा ना? प्लेटफॉर्म तो तब होगा, प्लेटफॉर्म पे आने के लिए प्रोड्यूसर्स ही नहीं तैयार ना, कोई पैसा नहीं लगा रहा। नहीं लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में इंडियन फिल्में चलानी चाहिए ताकि एटलीस्ट लोग, हाँ, वो भी बंद कर दी ना। हाँ गलत है, बंद करनी। ये हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इस तरह। अली जफर ने इतनी अच्छी मूवी बनाई थी तीफा इन ट्रबल, हाँ, वो भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। आप इसमें इसलिए ना, ये देखो अगर एक फिल्म बनाने में शोएब, जब हम एज एन आर्टिस्ट भी मैं काम कर चुका हूँ, एज एन मेकअप आर्टिस्ट भी काम कर चुका हूँ, फिल्म के लिए आपको पैशन, पैसा, वक्त, क्योंकि देखिए फिल्म ड्रामा नहीं है या पॉडकास्ट नहीं, हमने यूं शूट कर ली। फिल्म के अंदर आपका एक एक एंगल, एक एक अदा, एक एक मास्टर शॉट, फला शॉट, फिर उसके बाद अगर फाइटिंग है तो फाइटिंग सीक्वेंस, फिर डांस सीक्वेंस, एक प्रॉपर एक मसाला होता है ना फिल्म में। इसके लिए पैसा चाहिए। आप देखिए ना, इंडिया की इंडस्ट्री है पूरी, वहां पर अब हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट पे ही आ जाए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। हमारे पास फिल्म के अंदर अगर ड्रामे में या फिल्म में अगर 50 आर्टिस्ट है ना, तो एक मेकअप आर्टिस्ट है। तो अब आप मुझे बताएं कि एक आदमी का 50 लोगों का मेकअप करेगा तो काम कब शुरू होगा? नहीं हो सकता ना, इसलिए काम कम बनेगा। वहां हर आर्टिस्ट का एक मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है, तो कितनी नौकरियां लग गई, कितनी जॉब्स लग गई, कितने आर्टिस्ट हैं, कितना उनका ड्रामा अलग चलता है, उनका फिल्म अलग चलता है, फिर तमिल फिल्में, इधर फिल्में, ये जबान वो जबान, कितनी फिल्में चलती हैं, कितने सिनेमाज हैं। और वहां सब यही सोचते हैं यार शाम में ठेला बंद करेंगे, पिक्चर आई है सलमान की देखनी है, या पिक्चर आई है शाहरुख की देखनी है। हम इतने स्टार्स ही नहीं बनाते ना। हमारे जो पुराने आर्टिस्ट हैं, वो अब जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनको काम नहीं मिल रहा, वो उनका फ्यूचर। अब से मैं आपको बताऊं कि एज ए मेकअप आर्टिस्ट में इतना डिप्रेशन है हम लोगों को इस तरह का कि हमने अपनी जिंदगी दे दी पूरी मेकअप में। अब ये हमारा फ्यूचर है। आई एम 46 नाउ, ये मेरा फ्यूचर है ना। अब फ्यूचर नहीं आएगा मेरा कोई, ये फ्यूचर है। और मेरे फ्यूचर में कुछ नहीं हो रहा। मैं कोई काम ही नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर कोई फिल्म ही नहीं बन रही। अब मैं कहाँ से वो फिल्म में औरतों के अंदर अदा लाऊं, कहाँ उनमें मेकअप करूं, कहाँ उनके बाल बनाऊं, कुछ बन ही नहीं रहा ना यहाँ पर। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो प्रोड्यूसर्स हैं
वो रिस्क ले, नए बच्चों को स्टार बनाए। आप देखिए ना वहां पर अभी आप शाहिद कपूर का भाई स्टार बन गया, श्रीदेवी की बेटियां स्टार बन गई, कितनी नए और बच्चे आए स्टार्स बन गए। अच्छा, और वो कहते हैं ना निपोटिज्म है, भाई निपोटिज्म आप एक फिल्म चला सकता है ना, बाकी फिल्म तो बाकी तो टैलेंट बेस पे चलेगा ना। आप निपोटिज्म वाले लोग नहीं आए, आप बनाए तो स्टार तो बनाए। आप जाके ड्रामे में, अभी एक नया ड्रामा आ रहा है परवरिश, अगर आप देख रहे हो तो उसमें नए लड़के हैं। अबुल जो है उसके अंदर एक बहुत नया लड़का है, वो बेहतरीन बच्चा, वो एक्टिंग कर रहा है। इतने नए लड़के हमारे पास जो काम कर रहे हैं उसके अंदर, उसमें उसी में बहुत सारे यंग बच्चे हैं। आप हमारे पास जो पुराने एक्टर्स हैं, आप कोई कॉलेज की कहानी बना ही नहीं सकते। आप किसको कॉलेज का बच्चा दिखाएंगे? हमारे पुराने एक्टर्स को आपके कॉलेज है, 2 छुट्टियां बना के कॉलेज की बनाएंगे? आप नहीं बना सकते ना, क्योंकि ऑफ कोर्स एज के साथ साथ आपकी जिंदगी में और चेहरे पे मैच्योरनेस और चीजें आती हैं। ठीक है, माजरत आपको रोक रहा हूँ, एक सवाल माइंड में आ रहा है, वो ये है कि आप मुझे बताएं कि नए बच्चे जो आगे नहीं आ पा रहे, जैसे सुहेब अहमद है और इतने सारे हैं, इनको काम हम क्यों नहीं दे रहे हैं? लाइक मुझे चाहिए नहीं, मैंने एक एग्जांपल दी है कि जितने भी हम चाहें तो YouTube से उठा लें, TikTok से उठा लें। यार आपने तराशना ना हीरे को। नहीं, अब हो रहा है कि अब देखिए जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो सब आए हैं, लड़कियां स्टार्स बन गई हैं। आप हानिया को दिखानिया डब स्मैश बनाती थी, आज शी इज अ स्टार। रुमैसा खान, रुमैसा है, ये सब स्टार्स हैं। और बहुत सारे और नाम भी हैं जो टिकटॉक और से शोएब जो है लड़का, वो बहुत अच्छा जबरदस्त वो एक्टर है, और माशाल्लाह वो फिल्म्स भी कर रहा है, फिल्म में भी करने वाला है, एक्टिंग भी कर रहा है, ड्रामास भी उसके बेहतरीन है। और नए लड़के भी अब आए, खुशहाल है, और नए बच्चे जो भी आए वो बहुत बहुत ठीक है, बच्चे हैं। इनको तो उठा लिया। अब आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री जो ग्रोथ नहीं पकड़ रही है, ग्रो नहीं कर पा रही है, उसकी रीजन कहीं ये काफी हद तक कि शादी हॉल के रैंप वॉक वाला कल्चर भी जो है हमें, अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो इंडस्ट्री में छोटे लेवल के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये एक अलग चक्कर में पड़ चुके हैं, ये एक दूसरी सिमत निकल चुके हैं, जो कि हमारी लैगिंग की वजह बन रही है, जो कि हमारे ब्लॉकेज आ रहा है जिस चीज़ में हमें ग्रो करने में, वो ये आ रहा है कि 4, 5, 8, 10, 20 मॉडल्स की इनके पास प्रोफाइल्स आती हैं। ये शादी हॉल में एक छोटा सा रैंप वॉक रखते हैं, शूट रखते हैं, वहाँ से फिर मामलात किसी और तरफ जाते हैं। फिर अगर कोई इन्वेस्टर बैठा हुआ है, कोई स्पॉन्सर बैठा हुआ है, वो कहता है ठीक है इसको फाइनल करो लेकिन भेजो मेरे ऑफिस में। तो आपको क्या लगता है ये वो उस तरफ तो नहीं निकल गया? मैं बताऊं कि ये हमेशा इंडस्ट्री के बारे में इस तरह की बात की जाती है। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से हूँ। देखिए, अगर किसी ने खराब होना होगा ना, वो अपनी मर्जी से खराब होता है। बहुत हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आप कैरेक्टर पे कसम खा सकते हैं। आप खराब होने का तो आप अस्पताल, आप जाके हॉस्पिटल में भी खराब हो जाएं, आप मदरसों में खराब हो जाएं, आप कहीं किसी भी जगह खराब हो सकते हैं। खराब तो आदमी के अंदर खराब हैं तो कोई भी आपको खराब करेगा, लेकिन अगर आप खराब नहीं है तो कोई भी खराब नहीं कर सकता आपको। तो ये तो एक होता है ना कास्टिंग काउच वाला सिलसिला। अब होता होगा कहीं जमाने में, अब नहीं ऐसा हो सकता। अब सब बहुत बाशऊर हो गए, अब सबके पास मोबाइल है, सबके पास वीडियो बन सकती है, सबके पास चिप कैमरास होते हैं। आजकल कुछ किसी से नहीं छुप सकता। अच्छा, लोगों के लिए ये भी बड़ा आसान है, किसी लड़की को ग्रो करता देख लें। कोई लड़की, एक छोटे घर की लड़की एक बड़े ड्रामे में आ गई, ब्लॉकबस्टर हो गया, वो वायरल हो गई, सेंसेशन बन गई, फेमस हो गई, लोग उसके लिए बातें कर रहे थे, यकीनन उस डायरेक्टर को ही, उस प्रोड्यूसर को ही। ये वही वाली बात है ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर कोई अच्छा यूट्यूबर नहीं बन पाता होगा, क्या बोलेगा यार शोएब कितना बड़ा यूट्यूबर है, क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों कर, क्योंकि वो बनना चाहता है। लोग रजब बनना चाह रहे हैं, लोग शोएब बनना चाह रहे हैं, तो ही वो आपको बुरा बोल रहे हैं। आपको वही वाली बात है कि जब कोई बनना चाह रहा होता है तो ही वो आपके बारे में उठा रहा है, वरना किसी को क्या पड़ी है? किसी को क्या पड़ी? अब ऐसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं किसी को बोलूँ नहीं तुम मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना, क्योंकि मैं तो मशहूर हो गया हूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ, तो मुझ पर वही उंगली उठाएगा जो मुझ जैसा बनना चाह रहा होगा। तो हमें अभी जो इस नए लोग हैं, नए लोगों को लेके आना चाहिए, नए ड्रामाज, और दूसरा प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, और गवर्नमेंट ही इंडस्ट्री बनाएगी ना। देखिए, अगर ये इंडस्ट्री ग्रो कर गई तो आप सोचें कितने लोग ही रोजगार लगेंगे। यही मसला है ना, रोजगार का ही मसला है ना। कितने स्पॉट बॉयज, कितने मेकअप आर्टिस्ट, कितने हेयर स्टाइलिस्ट, कितने कैमरामैन, कितने लाइट वाले, एक सेट पे कितने लोग होते हैं, तो कितने लोग की रोजी लगेगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इस इंडस्ट्री को ग्रो करे, उनको फाइनेंस करे, बड़े सिनेमास बनाए और ढेर सारे सिनेमास बनाए, और उनको टास्क दे, हमारे बेस्ट डायरेक्टर्स जो पुराने डायरेक्टर्स हैं उनको उठाए, उनको टास्क दे कि ये काम करना है, और नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं। हमारी यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम लोग, वो वाला एक मिसाल आपने सुनी जो मैं अपने पहले पॉडकास्ट पे भी एक दफा बोली थी, आजकल हमारे दिमाग में होता है, वो कहते हैं भी हाथी अलगनी पे सूखता है तो हम कहते हैं जी सूखता है, हाथी उड़ता है हम कहते हैं जी उड़ता है, क्योंकि हम जी उसी पे आ गए ना, क्योंकि सबके साथ पेट लगे हुए। तो वो कहते हैं, तो अब वो लोग आने चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के साथ जब मैंने काम किया ना,
मैं एक जुमले में वाज़ेह फर्क बयान कर सकता हूं आपको। वहां पर टेक्निकल लोग स्टार हैं और वहां आर्टिस्ट वर्कर हैं। ओए होए होए होए। वहां वो क्या करते हैं, वो जो टेक्निकल लोग बोलते हैं, जो कोरियोग्राफर कहता है उनको वैसे ही डांस करना है, जो डायरेक्टर कहता है उनको वैसे ही करना है, जो एक्शन डायरेक्टर कहता है उनको वैसे ही करना है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ स्टार आर्टिस्ट स्टार हैं और टेक्निकल वालों को वो करना है जो आर्टिस्ट कह रहे हैं। हाय, तो फिर कैसे ही तो होना है ऐसे नहीं हो काम सकता जब ना। तो सिखाने अब वाले जो को आप सिखा रहे नए हो? बच्चे जो चाहे यूट्यूब से आए, चाहे टिकटॉक से आए, चाहे कहीं से भी आए, और वो अगर आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो प्लीज इस बात का ख्याल रखें कि अपने साथ मैनेजर्स और अपने साथ जो पूरा प्रोटोकॉल लेके ना चलें। अपने आप के अंदर जैसे पहले स्टार्स होते थे, स्टार बने, और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें ये और बात। टेक्निकल लोगों से सीखें। भाई आप कितने ही बड़े स्टार हैं, आप कितने ही हाँ। बड़े यूट्यूबर हैं, आप काम के बाप नहीं काम के है। बाप नहीं, आप काम ही हमारा काम माई के जो बाप है। बाप है, जो पुराना काम करके आ रहे हैं, एक्सपीरियंस उनसे सीखें वो क्या कह रहे हैं आपको। हाँ। जब हमें ये डर लग जाएगा कि यार काम तो करना है, पेट लगा है, घर में बच्चों को तो खिलाना है, अभी जो ये कह रहे हैं मान लेते हैं, तो बर्बादी। उस वक्त फिर क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी, जो आज हमारे यहाँ हाल हो रहा है। डस्टबिन में हमारी जाए। इंडस्ट्री की तबाह की वजह यही है कि हमारे टेक्निकल लोग अब इस बात पे कायल हो गए कि जी हाथी उड़ता है, हाँ जी हाथी उड़ता है, हमारा पेट लगा, पैसा दे दो बस हम। सही हो गया। चलें अब थोड़ा सा जॉली मूड की तरफ आते हैं। बिल्कुल। ये तो हमने थोड़ा सा सीरियस मैटर्स को डिस्कस कर लिया। मैं आपसे कुछ हीरोइंस के पाकिस्तानी नाम लूंगा जिनसे और आप मिलना चाहते हैं। नहीं अरे मुझे क्या ही मिलना है इनसे, लेकिन मैं सिर्फ आपसे वो नाम लूंगा और मैं आपसे अगली बात मैं आपको कर दूं, पहले मैं नाम ले लेता हूँ। नाम चलिए, सुने कौन कौन है? सुनाइए। आयजा खान, महविश हयात, कुबरा खान, हानिया आमिर। 4 लड़कियां, चारों की ही रिकॉर्डिंग का टाइम है, बिल्कुल। शूट पे जाना है और मेकअप के लिए सिर्फ वकार हुसैन मौजूद हैं। अब लड़कियां चीख रही हैं, वकार पहले मेरा मेकअप, पहले मेरा मेकअप, पहले मेरा मेकअप। वकार भाई पहले किसका मेकअप करेंगे? ये तो बहुत हमें मुश्किल बात कर दी। देखो आयजा तो मेरी बच्चों की तरह है, मैंने उसको चाइल्ड आर्टिस्ट से डील किया है। महविश मेरे सामने लॉन्च हुई है, पहले ड्रामा मेरे साथ किया है उसने। अच्छा, जबरदस्त। हानिया ने पहली फिल्म मेरे साथ की है, दूसरी फिल्म, पहली फिल्म एक जाना। बुजुर्ग बने में आप इंडस्ट्री के एक तरह से, बुजुर्ग क्या हैं। बात है। जैसे इकरा अजीज, माशाल्लाह इकरा मेरे पास आई थी जब, तो वो जब हमने इसको लॉन्च किया था, तो एक छोटा सा एक कमर्शियल था, उससे होते होते माशाल्लाह आज भी वो स्टार है, लेकिन उसका इज्जत का मकाम वही है। वो आज भी हमें जब मिलती है, उसकी शादी का मेकअप मैंने किया है, जबरदस्त। तो वो आज भी मुझे मिलती है, तो ऐसी मिलती है, इससे बड़े भाई से मिलना क्या चाहता है। बात है। तो अब ये तो सारे मेरे करीब लोग हैं। फंस गए ना? हाँ फंस गया। कुबरा के साथ मैंने कम काम किया है, एक आधी ऐड किया है मैंने। हानिया के साथ बहुत काम किया, लेकिन मैं फिर भी महविश हयात का मेकअप करूँगा। अच्छा, महविश मेरे दिल के बहुत करीब है। Okay. महविश मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, और शायद महविश का जितना काम आप स्क्रीन पे अब तक देख चुके हैं, उसमें से तकरीबन 70% तो मेकअप मैंने किया है उसके अंदर। आयजा खान को छोड़ ही दिया आपने? नहीं, आयजा का मैंने बहुत कम मेकअप किया अब है। आप जो मर्जी कहें। हाँ, लेकिन हाँ आयजा, क्योंकि वो ठीक है। आयजा अच्छा, मेरे बच्चे सेकंड की नंबर तरह किसका? है। सेकंड फिर हानिया का करूँगा। हानिया का सेकंड नंबर। हानिया सेकंड, व्हाई? भाई आपने ऑप्शन ही हानिया फर्स्ट क्यों नहीं? नहीं, महविश तो मेरी, देखिए महविश अभी इंडस्ट्री में भी अगर आप पूछो ना, हानिया अगर तो- माइंड कर गई इस बात? नहीं बिल्कुल नहीं माइंड करेगी, उसको पता है। वे बड़ी चिल बंदी है चिल यार, वेरी नाइस। लेकिन ये कि हानिया तो जब मेरे साथ पहली फिल्म की थी ना, मुझे लगता था मैंने एक छोटा सा बेबी अपने साथ रखा हुआ है। वो बिल्कुल जैसे बच्चे होते हैं ना, वो बच्चों की तरह ही थी वो मेरे साथ। क्या बात तो है। बहुत अपने अच्छा टाइम साउथ अफ्रीका में हमने फिल्म की थी, इनके साथ बड़ी यादें मेरी। अब महविश आयजा तो मैंने बिल्कुल छोटा देखा हुआ है, छोटा सा बेबी आया था। एमन मिनाल मेरे पास चाइल्ड आर्टिस्ट की, मैंने 2 छुट्टियां मांगी, वाह छोटे वाह बच्चे बने हुए हैं। वाह, जबरदस्त। तो इन लोगों के साथ तो मेरा बहुत प्यार है, लेकिन महविश के साथ मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मुझे अब मेरा मेकअप महविश के फेस पे ज्यादा अच्छा लगता है। तो महविश के मैंने बहुत, अगर मैं चाहूँ तो मैं मुझे लगता है इन फ्यूचर मुझे करना चाहिए कि 100 लुक्स ऑफ महविश की मैं बुक भी बना सकता हूँ। क्या बात है, इतना महविश साथ काम। जबरदस्त। अच्छा, मेरे माइंड में अभी नाम आया आमना इलियास और आयशा उमर। आमना इलियास के लिए मैं कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा। आमना इलियास उन शख्सियात में से हैं जिन्होंने मेरी जो सबसे पहली वीडियो वायरल हुई थी ना, तो उन्होंने उस पर रिएक्ट किया था। और इतनी प्यारी औरत है। इसकी बहन थी बड़ी सलमा, जो कि पाकिस्तान की सुपर मॉडल थी, आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी, तो आप तो छोटे होंगे। सुपर मॉडल थी सलमा, जो अब लॉयर है इन यूएस। और आमना इलियास जो है ना, एक तो वो पैदा मॉडल हुई है, क्या बात, ठीक है ना। और दिल इनके, ये जो मॉडल्स थे अयान और आमना इलियास और सदफ कमर, इस पे आके मॉडलिंग खत्म हो गई मुझे लगता है। अब जो मॉडल्स आ रहे हैं नए, आई थिंक ये बुरा भी मान जाते हैं लोग बच्चे, लेकिन अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं
वो उन मॉडल्स में मैं किसी को जानता ही नहीं, किसी को शक्ल, क्योंकि सबकी एक जैसी शक्लें लगती हैं, सब वही फ्लैट बाल, वही सब चीजें में आए हुए, सब एक लुक के पीछे पड़ गए हैं और वही लुक है, उनमें सब आ रहे हैं और बस लग रहा है बस लॉन्ग के जोड़े पहन के, ब्राइडल पहन के चेंज हो रहे हैं। लेकिन जो सही मानों में शूट्स हमने की, रिच, विनी, सुनीता, रबाब, याले और अयान, ये थी मॉडल्स। इनको आप कुछ बनाए और इनके नाम से चीजें बिकती थी। क्या मतलब बात एक औरत था इनका, इनके बिलबोर्ड्स लगते थे, दुनिया देखती थी। जबरदस्त। अब तो हमारे पास फैशन, पहले एक जमाने में फैशन, अब तो लाहौर में थोड़ा फैशन बच गया है। यहाँ बहुत फैशन, बहुत कहाँ है, कितने डिजाइनर्स हैं, कहाँ डिजाइनर्स हैं, कहाँ शूट्स होती हैं, कहाँ बिलबोर्ड। तारिक रोड में है ना डिजाइनर्स। हाँ वही हो गए चीजें, बात अदरवाइज जो अच्छे डिजाइनर्स हैं वो तो खत्म ही हो गए। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं, सॉरी मैं बता रहा था कि आमना इलियास के साथ मैंने काम किया, मैं आपको मजे की बात बताऊं। शी इज सच अ स्वीट गर्ल। वो एक मूवी थी, आई डोंट नो कि मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं, वो मूवी का, वो रेडी स्टेडी एंड गो, आपकी नॉलेज में है ऐसा? लाहौर में रिकॉर्ड हो रही थी, तो वो आई नहीं ना मूवी, चली नहीं है वो, देखी नहीं, वो आई नहीं है। वो मेरा ख्याल है कुछ स्टूडेंट्स थे, वो मिलके बना रहे थे, वो प्रोड्यूस कर रहे थे उसको। खैर अब आप देखें ना इससे कि आमना का दिल कितना बड़ा है, वो सबके, वो आज भी वो ऐसी लड़की है, आप उसको फोन करेंगे ना, आमना मुझे इस पर ये जरूरत है, वो आपके लिए खड़ी होगी। पक्की बात है। आप बैठ के ही बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आमना इलियास आप प्लीज मेरे पॉडकास्ट में आए और मेरे साथ बात करें। आ भी जाएगी वो, पक्की बात है। हाँ, मैं ये क्लिप काट के बाकायदा, प्यारी औरत है वो, प्यारी, इस बात में कोई है। शक नहीं है कि वैसी शख्सियत बहुत कम देखने को मिलती हैं जैसी आमना इलियास। लड़कियां ना, ये इनके अंदर ये वो वाला नहीं, ये फार्मी नहीं, ये जेन्युइन होते हैं। वाह वाह वाह, ये जुमले अगर आप या मैं या कोई भी किसी के लिए कहे तो ये बड़े एहसास की बात है और ये एक बड़ी सच्चाई वाली बात है। खैर मैम आपने जरूर आना है मेरे पॉडकास्ट में, प्लीज आमना आ जाओ। हाय तो बस फिर थैंक यू सो मच। अब आप ही ने जो है मेरी ये वाली रिक्वेस्ट उन तक पहुंचा, आमना को आप साथ बुलाएंगे, हम एक साथ आपके साथ लॉक हो गया और आपके साथ पॉडकास्ट डन हो गया। एक आज तो आप डिनर कर नहीं रहे मेरे साथ, लेकिन उस दिन फिर आप अच्छा सा डिनर भी करेंगे। लॉक हो गई बात। ये भी बताते हैं कब आ रहे हैं दोनों। जब आप दोनों अभी आमना से फोन करते हैं। डन। अरे फिर ट्विस्ट आना चाहिए ना यार, छोड़ो स्क्रिप्ट, कॉल करें कॉल करें, कॉल करें। ये देखो ना यार, वकार भाई फ्रेम में बैठे हो और फिर शो में मजा ना आए। मैंने तुम लोगों से कहा था, तुम लोगों का जो 1 घंटा है ये बहुत मजेदार होने जा रहा है। अभी हम लोग लाइव कॉल करने जा रहे हैं आमना इलियास को और देखते हैं। 11 बज रहे हैं। नहीं जल्दी तो नहीं सोती होंगी वो, नॉर्मली आजकल कोई भी नहीं सोता है जल्दी। वकार भाई फिर एक काम करें ना, फिर आमना इलियास को टेस्ट करते हैं ना, फिर आप उन्हें कॉल करें, मिलाई भी है कॉल, आप उनसे 10 लाख रुपए का तकाजा करें, मुझे इमरजेंसी चाहिए, देती हैं। बड़ी चीज अच्छा नहीं ओके चल, नहीं मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर दूंगा आपके लिए कि वो बिल्कुल आपके पास आए, ये आ जाएंगे। डन, चलें कोई बात नहीं, आप बिजी होंगी या सो रही होंगी तो, मगर वो इतनी प्यारी है कि अगर आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो लाजमी आएगी। जबरदस्त, क्या बात है। एक बात हम लोग डिस्कस करने वाले थे, वो मैंने लिखकर, अच्छा अरे हम गर्ल्स पे थे और हम बॉयज पे आए नहीं ना, अभी तो बॉयज रह गए हैं। अभी तो फहद भाई रह गए, हुमायूं भाई रह गए, फवाद भाई रह गए, फिरोज भाई रह गए, ये सारे भाई। मेकअप तो मैं करता ही नहीं मेकअप पे नहीं, आप जा रहे हैं एक प्लेन में, एरोप्लेन में, ठीक है, आपके साथ मौजूद हैं फाद मुस्तफ़ा, हुमायूं खान, फवाद खान और फिरोज खान। ओ सॉरी हुमायूं सईद, हुमायूं सईद, फवाद खान और फिरोज खान, ये चारों हमारे लेजेंड्स जो हैं वो आपके साथ मौजूद हैं एक प्लेन में। अब ये चारों ही आप ऐसा करें यार, इनको नीचे फेंकवाना तो अच्छी बात नहीं है। आप इनको कब पहले एयरपोर्ट पे आप किसको ड्रॉप करेंगे कि यार बस अब चले जाओ तुम, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है? पहला नाम मैं एक ही करके सबको ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन फहद भाई के साथ में बहुत देर तक रहूंगा। अच्छा, आई लव हिम। चलें ये तो बताएं ना, सबसे पहले किन्हें एयरपोर्ट पे उतारेंगे कि यार ये उतार, आप पता क्यों रहे हैं, ये भी सुन लें पहले। हाँ आप बेजार हुए में कि यार खुदा का वास्ता तुम उतर जाओ प्लीज। पहला कौन बताया आपने नाम? नाम है फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, फवाद खान और फिरोज खान। चले पहले मैं फवाद को उतार दिया, फिर दूसरे पे मैं हुमायूं को उतार दूंगा। एक सेकंड सर एक सेकंड, तुसी तो ब्रेक ही नहीं ला रहे। फवाद खान को पहले क्यों, कोई मसला है? कोई मसला नहीं है, आपको ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, यही ऑप्शन है ना। कितने स्ट्रेट आदमी हैं, सीधी बात भाई। 4 ऑप्शन दिए तो मुझे उन्हीं में से बताना है ना। तुम्हें बताना कोई रीजन भी तो देना कि फवाद भाई को क्यों। मुझे रीजन ये बोला ना कि भाई जिसको पहले उतारने, जिससे आप परेशान आप फवाद भाई से पहले परेशान होंगे। हाँ मतलब फवाद को मैं उतार सकता हूँ, मैं हुमायूं को भी उतार सकता हूँ, फिर मैं फिरोज को भी उतार सकता हूँ, लेकिन फहद भाई के साथ मैं उसी एयरपोर्ट पे उतरूंगा जहाँ मुझे उतरना है। हाय वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, सलामत रहे। बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे, मैं सच बताऊं तो मेरा पॉडकास्ट खत्म करने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन
वक्त का तकाजा भी है, आपकी भी मसरूफियात हैं, आपसे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। एक आध चीज़ और हमने डिस्कस करनी थी, आप कोई हॉरर वाकया बता, उससे पहले आप मुझे प्लीज़ ये याद रखिएगा कि आपने एक हॉरर वाकया बताना है अपने सेट का, चूंकि हमारे शो की ना ये थीम है शो का हाँ, मैंने कि देखा। हाँ हम हॉरर टॉक्स भी ज़रूर करते हैं। देखो जादू मैं जिन तो खुद एक जादू हूँ, मुझे हाय, देख के लोगों को जादू होता क्या है, बात है, मुझे देख के लोगों को सहर चढ़ता है तो मैं तो खुद एक जादू हूँ। सहर चढ़ता है, वाह वाह। अच्छा वकार भाई, एक सीन तो ये कि जादू जिन्नात की बात हम अभी करते हैं, हाँ। उससे पहले आपकी एक बहुत बेहतरीन बात आपने बताई कि आप मुर्दों को गुस्ल भी देते हैं। हाँ बिल्कुल। इस तरफ रुझान कैसे आ गया और बाकायदा तौर पे आप ड्यूटी दे रहे हैं ये? एक्चुअली मुझे कभी भी इस बात के लिए किसी ने कोई फोर्स भी नहीं किया चीज़ें। मैंने अपने सबसे पहले अपने फादर को मैंने गुस्ल दिया तो मुझे लगा ये कितना कितना खूबसूरत काम है कि ये उससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि ये बहुत सवाब का काम है, चीज़ें हैं, मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पता थी। लेकिन ये कि मुझे तो सिर्फ ये दिल को अच्छा लगा कि मैं किसी को आखिरी दफ़ा जब वो इस दुनिया से जा रहा है तो मैं उसे नहला के साफ़ सुथरा करके उसको प्यार से भेजूँ। और क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट हूँ तो मेरा हाथ वैसे ही बड़े प्यार से चलता है। हाँ। मैं अपने अच्छे से शैम्पू करूँगा, साफ से नहा के अपने दिल से बहुत प्यार से आखिरी सफ़र के लिए भेजता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे जहाँ मौका मिलता है ना मैं उसे फ़ौरन ग्रैब कर लेता हूँ कि कहीं भी मुझे लगे कि यहाँ मुझे नहलाना है और मैं सबसे पहले कहता हूँ प्लीज़ मुझे दे दें। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है, इसकी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, बस मुझे पसंद बहुत। क्या बात है, कितना बड़ा काम है ये। और यार वकार भाई आप वाकई जेम हैं, हाँ, थैंक यू। आप खुशकिस्मत इंसान हैं कि अल्लाह ताला आपसे ये काम ले रहा है। और देखें ये एक ऐसा काम है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा, किसी एक कॉमन मैन का इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा, लेकिन आपका रुझान, मुझे पसंद है, मुझे आपका बहुत ध्यान, पसंद है। हाँ। आपका इंटरेस्ट, आप ये सोच के कि ये मखलूक की खिदमत है कि हम्म, आखिरी जो अलविदाई जा उनका रहे हैं, गुस्ल है हाँ। वो आप दें। तो अल्लाह ताला आपको इस बात की वजह से आपके सारे गम अल्लाह छीन ले, आपके लिए ज़िंदगी में या आसानियाँ कर दे, या आपकी फैमिली के लिए आसानियाँ या कर दे अल्लाह पाक। और अब इतने सारे आप काम करते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं सवाल आए जा रहे हैं, मैं करता जाऊँ तो ये तो 28 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा। लेकिन हम कुछ अगले पार्ट के लिए भी रखेंगे, ज़रूर, नेक्स्ट ज़रूर। एपिसोड के लिए भी रखेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें फिर इजाज़त चाहनी चाहिए। नहीं, इजाज़त तो मिलेगी आपको, लेकिन सबसे पहले जैसे आपने शुरू में मुझे कलाम सुनाया, मुझे आपकी हम्म आवाज़ बहुत पसंद है हम्म और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या मैं आपकी उस वक़्त अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं फ़ौरन कलाम के बाद गज़ल की फ़रमाइश कर दूँ? लेकिन जाते-जाते तो मुझे आप सुना सकते हैं थोड़ा-सा कुछ गज़ल गज़ल सुना सुने, सकते हैं। अच्छा गज़ल कोई आपकी लेकिन ताकि फेवरेट? ऑडियंस भी सुनने की ये इनकी आई एम श्योर मैंने अभी सुनी नहीं है इनकी गज़ल, लेकिन मुझे मैं पता है कोशिश कि बिल्कुल जब ये करेंगे तो बहुत अच्छी सुनाएँगे। मैं कोशिश कर लेता हूँ। ज़रूर। बाकी आप बैठे हुए, मैं खान साहब कन्ना नु हाथ ला किसी के ख़ास साहब से सीखा-वीखा है कि नहीं सीखा? सीखा नहीं है, ये एक स्टोरी है छोटी सी कि मैंने लाहौर अलमरा आर्ट्स काउंसिल में एडमिशन अच्छा, लिया अच्छा। और कज़ाफ़ी स्टेडियम वाले में, वहाँ पर दो हुँ। हैं, एक माल रोड पे, एक कज़ाफ़ी स्टेडियम में। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ पर हमारे उस्ताद थे, बड़ी माज़रत उस्ताद जी, मैं आपका नाम भूल गया। मैंने कोई 2-3 महीने लगाए वहाँ पर, सीखा। लेकिन ना फिर मुझे पता चल गया कि यार ये अभी तक ओल्ड स्कूल है, यहाँ पर हाँ। नया कुछ नहीं सिखाया जा रहा, नया म्यूज़िक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है इस अलमरा आर्ट्स काउंसिल में अभी तक। तो ये सिखाएंगे क्या? वो वही सेम हारमोनियम पे एक तबले वाला हाँ। तबले वाले उस्ताद जी साथ बैठे होते थे और वो करते क्या थे जी कि बच्चों को गाने तैयार करा रहे हैं, बेसिक्स नहीं बता रहे, सिर्फ सरगम हाँ। कराते थे, सारे ग म लेकिन प। अब ये होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। हुँ, तो हमें तो बस ये लकी नहीं हुआ कि पाकिस्तान में बाहर शूटें होती थी, पाकिस्तान से बाहर, तो हम वहाँ पर कुछ दिन रुक जाते थे हुँ, और एक कोर्स कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो उन्होंने ही हमें सिखाया ना, जब थाईलैंड में हमने कमर्शियल्स किए, उनसे हमने सीखा कि कैसे सेट पे चीज़ें प्रोफेशनली करनी चाहिए। या इंडिया के साथ जब हमने काम किया तो फिर सीखा कि कैसा एक माहौल कैसा होता है इंडस्ट्री का। तो इसी तरह आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग बाहर जाएँ और गाने, और देखिए म्यूज़िक इज़ इटसेल्फ इंडस्ट्री। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। सूफ़ी म्यूज़िक है और कितने सारे म्यूज़िक के हमारे पास चीज़ें हैं, आप भी सीख सकते हैं। बाहर जाके प्रॉपर सीख कर आएँ और इस इंडस्ट्री के अंदर काम करें। मुझे लगता है कि यू आर अ अमेज़िंग सिंगर और अपने आप को आप खुद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ अपने आप को बिल्कुल भी, और मैं दूसरों को भी ये कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कभी नहीं मत कर करना। रहा। लेकिन पॉइंट इज़ कि वो, आज देखिए आप मोटिवेशनल चीज़ें बनाते हैं, आज मैं आपको अरे मोटिवेशनल सर चीज़ें कह रहा आप हूँ कि वकार, आपको करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल वकार हुसैन अपनी शख्सियत में और लोगों के लिए एक भरपूर मोटिवेशन है। हाँ। बाखुदा मैं सच्ची बात बताऊँ, थैंक यू। अगर आपकी ज़िंदगी कोई पढ़े या आपसे आपके तजुर्बात पूछे तो आप एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, इस बात में कोई शक नहीं। और ये पॉडकास्ट
स्टार्ट होने से लेकर अब तक और एंड तक मैं इसी नीयत से बैठा हूँ आपके साथ कि मैंने बहुत सारा खजाना सीखना है और समेट कर जाना है आज इंशाल्लाह। तो मैं एक गज़ल आपको सुनाता हूँ, वो इंडियन गज़ल है शायद, और वो बहुत अच्छी है। और उसके बोल थे तुमने चुप रह के सितम और भी ढाया मुझ पर, तुमने चुप रह के सितम और भी ढाया मुझ पर, तुमसे अच्छे हैं मेरे हाल पे हंसने वाह। वाले मैंने देखे हैं। मेरा ना असल में स्केल है थोड़ा ऊपर का, हाँ। तीसरा काला, वो उस्ताद जी ने बताया था, मुझे याद आ गया, तीसरा काला है मेरा। तो मैं नीचे वाले स्केल से शुरू कर गया, लेकिन ये गज़ल मेरे दिल के बड़ी करीब है, ये अच्छी लगती है मुझे। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप बता दें, मैं वो सुना। मैं आप अगर एक गाना है, मेरा कुछ सामान, अगर आपको आता हो, मेरा कौन कुछ सा? सामान तुम्हारे पास पड़ा है, इजाजत फिल्म का गाना नहीं, था। ये नहीं आता। नहीं आता। थोड़ा सा और आगे का बताएं। और आगे का बताऊं? अच्छा, अपनी मर्जी से कोई अच्छा। और अच्छा। कोई गजल तो हमने सुनी ना, कोई आप, मैं चाह रहा हूँ आपको ऑडिशन हो जाए ऑडियंस के सामने। ओके। तो एक गजल भी देखिए, मनकबत भी हमने सुन ली, ठीक है, नात भी हमने सुन ली, ठीक हमने है। गजल भी सुन ली। एक आजकल के जो लड़के गाना सुनते हैं, ओके, वो कोई गाना। तो फिर मैं डेफिनेटली अरिजीत भाई का गाना बिल्कुल गाऊंगा, बिल्कुल। और गाना भी मैं मोटिवेशनल गाऊंगा। सही। मोटिवेशनल गा दें फिर वो। हाँ, है तो गाना, लेकिन उसके लिरिक्स एंड लिख दिए हैं उस राइटर ने। वो है नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग, वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता, नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग, रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी है हमें जिंदगी, उसके करम से हर वचन से राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी, सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है, तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले, कर ये दुआ के तू ईमान पा, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा, नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। थैंक यू सो मच, वेरी थैंक नाइस। यू। और देखिए, जो लोग अभी देख रहे हैं हमारा ये पॉडकास्ट, और आज मैंने इनके अंदर से छुपा रुस्तम निकाल दिया, क्योंकि ज़्यादातर ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मनकबत और नात पढ़ते हैं, लेकिन ये गज़ल भी उतनी ही अच्छी गाते हैं और गाने भी इतने अच्छे गाते हैं। तो मैं तो इनको आज सजेशन दे के जा रहा हूँ कि ये ज़रूर सिंगिंग पे अपना काम मैं करें। ज़रूर अच्छा आप मैं बिल्कुल करूँगा इस चीज़ को आगे कंटिन्यू, मेरा इरादा भी है आने आप वाले तो वक्त में। कवाली भी बहुत अच्छी गाते हैं, आपकी जो बेस है वो तो कवाली भी बहुत अच्छी गा हाँ, सकते हैं। बस दुआ करें कि मैं असल में ना बड़े प्रोडक्टिव लोगों में रहना चाहता हूँ, हम्म। मैं काम वाले लोगों में रहना चाहता हूँ। बाखुदा पैसा वैसा मेरे लिए बाद का मैटर है, सही पहली बात चीज़ मेरे लिए काम, मुझे मेरा पेट भरता है काम से। सही मैं बात खाना इसीलिए खाता हूँ सिर्फ क्योंकि वो एक फितरी तकाजा है, है। वो जिस्म के लिए मैं खा लेता हूँ। अदरवाइज मैं कोई शौक वॉक, मुझे इसका नहीं कि खाऊं ये भी खाऊं वो भी खाऊं वाला मुझे तो चक्कर बहुत नहीं है। शौक है, मैं तो जीता खाने के लिए। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि हाँ, काम के लोग अगर बिल्कुल मिलेंगे तो मैं काम डेफिनेटली जरूर होना करूंगा। चाहिए। मैडम नूरजहां, उफ, आई लव हर। मैं तो उनके गाने पे डांस भी बहुत करता हूँ। मैं आपके लिए दो लाइंस बिल्कुल उनके एक गाने बिल्कुल। की। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं,
नियते शौक। इसका एक बहुत अच्छा शेर, अंतरा, बस एक लाइन। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। थैंक यू सो मच। Very एक nice, वाइब ही बहुत- अलग थी अच्छा मैडम। मुझे ये बताइए, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैव? इतने प्यारे गाने के बाद तो कोई भी लड़की पट जाएगी। अच्छा, गर्लफ्रेंड जीरो है? आय हाय, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैंने इस बात तो मैं मान ही नहीं सकता। नहीं मैं इतनी आशिकाना लहजा, इतना कोई प्यारी सर, वो नज़रें। एक वक्त था जब तक ये मामला थे रखे, लेकिन जब ये चीजें अगर आज आपको लग रहा है ना कि ये सब है तो फिर वो होना चाहिए सर, वो हाँ। नहीं है तो फिर ये है। अच्छा, नहीं तो इंशाल्लाह अभी तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। नहीं, कहीं बट ना गर्लफ्रेंड कहीं। नहीं चाहिए। मैं डेफिनेटली मैं इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं एक अपनी क्वीन लेकर आऊं इंशाल्लाह वाइफ की सूरत में, इंशाल्लाह। और वो मुझ पर राज करे, आहा, और मैं उसकी सल्तनत का एक सिपाही बन के जी लूं, मेरे लिए नहीं काफी नहीं, है। बादशाह बन के जिए। मैं वो सिपाही बादशाह रखे। बनेंगे तो बादशाह की तरफ क्या जीते बात होंगे है, ना। क्या बात है। ये बात अगर वो क्वीन है तो फिर हम्म। डेफिनेटली वो मुझे भी राजा ही यही रखेगी, रखेगी, बादशाह ही बिल्कुल। रखेगी। सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला किसी को पैसा दे ना दे, दौलत शोहरत दे ना दे, जीवन साथी अल्लाह पाक अच्छा दे। पार्टनर होना बहुत जरूरी है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी वाइफ जो है, बड़ा मुश्किल काम है मुझ जैसे आदमी के साथ गुजारा करना, जिसको दुनिया क्या से क्या बोलती है, फेमिनिन बोले, कुछ भी बोले, और जिस तरह की मैं कैरेक्टर्स करता हूँ। शी इज सो सपोर्टिव। मेरी जिंदगी में दो औरतें हैं, मेरी माँ और मेरी बीवी, जो कि बहुत सपोर्टिव हैं। और जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, यहाँ पर भी जिस तरह मैं लोगों से मिलना जुलना चीज़ें होती हैं, एक आम लड़की होती है तो इनसिक्योर हो जाती है। लेकिन आई हैव जैसे कि तुम बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। मेरा सर, ये जो बेटा आपके माशाल्लाह चेहरे का ग्लो है ना, जी वो बता रहा है कि भाभी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और मेरा शहजादे का जिक्र कर रहे मेरा हैं। बेटा है 14 साल का माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छा। बस माशाल्लाह। हमारी छोटी सी फैमिली है, मैं, मेरी अम्मी, मेरी वाइफ और बच्चा। सो अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है जितनी मेरी औकात नहीं थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत, बस अल्लाह के आगे सिर्फ अल्लाह से यही दुआ मैं करता रहता हूँ कि वो बस जैसा वो चाहते हैं ना वैसे मैं बन जाऊँ। हाँ, क्या बात है, बस क्या जैसा बात है। उनको चाहिए। मैं दुआओं में बहुत ज्यादा, देखिए अल्लाह ताला हमारी दिल की हर बात जानता है। हम इमामों के मानने वाले हैं लोग हैं, अहले बैत के मानने वाले लोग हैं। हमारी दुआएं तो वसीले हमारे ऐसे हैं कि अल्लाह तक फौरन ही पहुंच जाते हैं। तो हम तो ऐसे लोग हैं, तो हमें तो ये शख्स जहन में आता ही नहीं कि ये होगी पूरी कि नहीं होगी। अगर हुई तो इसका मतलब बहुत अच्छा है, नहीं हुई तो इसमें कोई मसलहत तो होगी। तो अल्लाह ताला से बस यही होता है। मैं रोज़े पे भी जब जाता हूँ या खुदा के सामने भी जब बैठता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि अल्लाह मियाँ जैसा मुझे चाहते हैं ना वैसा बना, यही दुआ मैं भी मैं मांगता हूँ जाऊँ तो उनको पता हो कि जैसा मैं बनाना चाहता क्या था बात, वैसा है। क्या बात है। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, सब्र दे, और तरक्कियां आपका मुकद्दर करे परवरदिगार, खुशहालियां आपकी फैमिली का मुकद्दर करे मालिक, इन्हीं बेहतरीन सी दुआओं के साथ और आपकी एक पॉजिटिव तरीन वाइब के साथ जो मैंने आज एंजॉय किया। और मैं बहुत सारी दुआएं चलते फिरते उठते बैठते जाने अनजाने में हर हाल में आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं और निकल रही हैं और इंशाल्लाह निकलेंगी। और मैं आपके व्यूवर्स को एक और मशवरा भी देना चाहता हूँ। जब हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, हिना दिल पजीर बहुत अच्छी हमारी एक्ट्रेस है जो मोमो है। यार वैसे माजरत मैंने ज्यादती की, मुझे उनका जिक्र करना था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो मुझसे एक बात कहती है, वकार कुछ भी हो जाए ना तो कुछ नहीं होता। ओहो, तो जो हो रहा है होने दो, कुछ यार भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। आप जुमले का तो मजा लें। और सबसे बड़ी बात कि आपने हक अदा किया इस जुमले का, उनको क्रेडिट देके कि उनका जुमला है। हिना दिल पजीर, कुछ भी हो जाए ना तो कुछ नहीं होता। क्या बात, जिंदगी में क्या कुछ हो जाता है। तो मैं बहुत, एक ज़माना था जब मैं डिप्रेशन का शिकार था। मैं एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट हूँ। तो डॉक्टर ने इतना मिस ट्रीट किया कि वो मुझे लगा कि अब तो मुझे ये दर्द हो रहा है तो मुझे कैंसर होगा, ये हो रहा है तो मुझे कैंसर हो जाएगा। ये तो इतना खौफजदा हो गया था। लेकिन जब से मुझे ये बात आई ना कि कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता, और अल्लाह ताला ने जो करना है वो अच्छा ही करना है। तो अब मैं इतना, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं क्या लगाते हो तुम, क्यों इतना ग्लो रहता है? मैं कहता हूँ मैं बस खुश रहता हूँ और अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। ये बात और है। अपने, मेरी जिंदगी में बाउंड्रीज हैं। मैंने अपनी जिंदगी में
ये कोशिश की है कि ना मैं किसी की लाइफ में दखल दूं, ना कोई मेरी लाइफ में दखल दे। तो मेरी बाउंड्री है जिसमें मेरी माँ, बीवी और बच्चा है। क्या बात, उसके बाद बाहर सारे लोग हैं। ये बात। तो मैं उनके मामलात में ना पड़ता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि वो मेरे मामलात में पड़े। और अपनी जिंदगी में, छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। आई हैव अ सैलून जहाँ पर मेरी बहुत सारी तितलियां रहती हैं। मुझे बहुत सुकून, मेरे बच्चे मासूम से क्या प्यारे बात से है जो मेरे साथ होते हैं, तो मैं बहुत खुश है। यार। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मुझे इस पॉडकास्ट में उन बटरफ्लाइज के बारे में बात करनी थी, लेकिन हम लोग ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी वो रखते हैं। लड़के हैं मेरे साथ जो नहीं नहीं मेरे नहीं, पास ये अभी सैलून नहीं में। बताना है ना, ये अभी नहीं बताना है, ये हम नेक्स्ट मैं पार्ट ये में। बताना चाह रहा हूँ कि वो बटरफ्लाइज मेरी लड़की नहीं है। भाई, यही तो नहीं बताना बताना ना, यही नहीं बताना था। चलो, अब ये और क्यूरियोसिटी हो गई कि लड़के बटरफ्लाइज कैसे ही हो सकते कैसे हो हैं, सकते तो हैं? हम ये बात अगले पॉडकास्ट में इंशाल्लाह आपको जरूर बिल्कुल आप तक करेंगे। पहुंचाएंगे। और आज के इस पॉडकास्ट को अगर आपने यहाँ तक पूरा देखा है, तो आप भी वही खुश नसीब हैं जो मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने ये पूरी वाइब एंजॉय की, और आपने भी डेफिनेटली की अगर आपने यहाँ तक देखा है। और एंड पे जाते जाते अगेन आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपने अब आमना इलियास को भी बुलाना है, बिल्कुल। और अच्छे अच्छे गेस्ट जो हैं वो आपने मुझे उनसे मिलवाना है। मैं ठीक। उनसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। आप सबने मुझे लगता है कि अब आपका जो काम है माशाल्लाह शोएब, आप इतना अच्छा कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके पूरे पॉडकास्ट में मैंने ये देखा कि जहाँ अक्सर नॉर्मली पॉडकास्ट में ट्विस्ट होते हैं, आपको ऑन द स्पॉट कैमरे के सामने फंसा दिया जाता है और आपके मुंह से कुछ भी निकल जाता है। लेकिन इंसान है ना, गलती हो सकती है, मुंह से निकल सकता है चीज़ें। तो वो जो एक ट्विस्ट होते हैं ना, वो बड़े होते हैं कि आपकी पॉडकास्ट में बड़ा पॉजिटिव और चीज़ें। मुझे लगता है कि और लोग भी जब पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब हमारे जहन में पॉडकास्ट का मतलब ये है कि वहाँ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल होगा। नहीं, प्लीज़, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो भी अब आगे जो पॉडकास्ट करते हैं, चाहे कि हर चीज़ पॉजिटिव हो। लोग अच्छी एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। लोग ये मत सोचिए कि लोग कंट्रोवर्सी होगी तो लोग खुश होंगे। नहीं, लोग अच्छा देख के भी खुश होंगे। भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए में गुजरते गुजरते एक आसानी का जुमला फरमा दिया है। क्या बात है वकार भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाए, हम सब के लिए मालिक आसानियां करे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड जवानों। आई होप कि तुम लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे इसी अपनेपन के साथ, कि तुम अपना तो ख्याल रखोगे लेकिन अपने इर्द गिर्द वालों का भी ज़रूर ख्याल रखोगे। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।